प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं गोविंद सर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आदिकालीन गद्य। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने रासो साहित्य तथा रासो ग्रंथ पे चर्चा किए थे। आज की श्रृंखला आदिकालीन गद्य पर है। इससे पहले हम लोग आदिकालीन कविताओं को पढ़ें, लेकिन आदिकाल में ही गद्य का भी बीजारोपण होता है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी गद्य का पहला प्रयोग गोरखनाथ ने किया। मिश्र बंधु हिंदी गद्य का प्रवर्तक गोरखनाथ को बताते हैं। किसे? गोरखनाथ को। ये मिश्र बंधुओं का अपना मत है कि हिंदी गद्य लिखने की शुरुआत किसने की? गोरखनाथ ने। गोरखनाथ की पुस्तक है सिद्ध सिद्धांत पद्धति तथा योग सिद्धांत पद्धति। ये पुस्तक गोरखनाथ की गद्य में लिखी गई पुस्तक है। आइए हम चर्चा करते हैं कि आदिकालीन गद्य की कौन कौन सी पुस्तकें हैं और यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं। तो आदिकालीन गद्य में हम 4 पुस्तकों की चर्चा आज करेंगे। पहला पुस्तक है राउलवेल। राउलवेल यह 11वीं सदी की रचना है और इसका लेखक रोड़ा कवि है। कौन है? रोड़ा कवि। राउलवेल यह शिलांकृत कृति है। शिलांकित कृति। शिलांकित का अर्थ होता है शिलाओं पर अंकित रचना। ये किसी कॉपी या कागज पर नहीं लिखी गई थी। ये कहाँ लिखी गई थी? पत्थरों पर। इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि यह शिलांकृत कृति है। आ गई बात समझ में? और नखशिख परंपरा की शुरुआत, नखशिख परंपरा की शुरुआत इसी ग्रंथ से होती है। यह श्रृंगारिक रचना है। अब नखशिख क्या होता है? नखशिख का अर्थ है नख यानी नाखून से लेकर के शिखा यानी चोटी तक का वर्णन करना ही क्या है? नखशिख वर्णन। आगे चल के आप रीतिकाल में देखेंगे इसी नखशिख परंपरा के ऊपर अनेकों ग्रंथ लिखे गए। इसमें क्या होता है कि इसमें जो नायिकाएं होती हैं काव्य की, उन नायिकाओं के नख से लेकर के शिख तक की चर्चा की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? नखशिख। अभी आप आदिकाल में ही जब विद्यापति की पदावली पढ़ेंगे तो उसमें भी नखशिख परंपरा देखने को मिलती है। और पदावली की नायिका राधा है, उनके नाखून से लेकर के उनके शिखा तक के हर एक अंगों का वर्णन उसमें किया गया है। इसी को कहते हैं नखशिख परंपरा। ये मत सोचिएगा इसमें नायक के नखशिख परंपरा का वर्णन किया ही नहीं जाता है, केवल नायिकाओं की बात आती है इस परंपरा में।
उसके नाखून कैसे हैं, उसके हाथ कैसे हैं, उसके पांव कैसे हैं, उसके आँख कैसे हैं, उसके नाक कैसे हैं, तमाम चीजों की चर्चा इसमें की जाती है। अब आगे जब रीतिकाल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहां स्त्रियों की भी कई जातियां बनाई गई हैं, नायिकाओं के कई प्रकार हैं। तो वहां पे जो है नक्सिक परंपरा का प्रयोग किया जाता है। ये मत सोच लेना कि जो सबके लिए नक्सिक परंपरा का प्रयोग किया जाता है, केवल नायिकाओं के लिए नक्सिक परंपरा का प्रयोग किया जाता है। आजकल आप लोग देखते हैं कि इस परंपरा का पूरा निर्वहन केवल फेसबुक पे हो रहा है। कोई एक फोटो डाल दिया, बस उसके बाद देखिए, हाँ आंख अच्छे हैं, नाक अच्छे हैं, मुंह अच्छा है, तमाम सारी जो है चीजें उस पे जो है लोग शुरू कर देते हैं। अगर किसी नायक का फोटो आप डाल दीजिए तो फिर देखिए उस पे जो है उतने कमेंट नहीं मिलेंगे। तो रीतिकाल और आदिकाल में भी ऐसी परंपराएं जो है चली थी। इसीलिए आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल दिए थे कि आदिकाल ही वह समय है जहां पे अनेक विधाओं का बीजारोपण देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो राउरवेल ग्रंथ है ये 11वीं सदी में लिखा गया ग्रंथ है। इसके कवि रोड़ा है और यह शिलांकृत कृति है। इसमें नक्सिक परंपरा की शुरुआत इसी ग्रंथ से मानी जाती है और यह श्रृंगारिक रचना है। अब आइए देखते हैं आदिकालीन गद्य की अगली पुस्तक। आदिकालीन गद्य की दूसरी पुस्तक है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह 12वीं सदी की रचना मानी गई। इसका समय क्या है? 12वीं सदी। इसके लेखक हैं दामोदर शर्मा। कौन है? दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण यह व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ। खूब प्रश्न पूछा जाता है कि व्याकरण ग्रंथ है तो उक्त व्यक्ति प्रकरण। इसी ग्रंथ में तत्सम शब्दों की पहली शुरुआत देखने को मिलती है कि तत्सम शब्दों का प्रयोग इसी ग्रंथ से माना जाता है कि इस ग्रंथ में कहीं कहीं तत्सम शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। इस ग्रंथ की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें बनारस के आसपास की भाषा मिलती है। बनारस के आसपास की भाषा मिलती है। ठीक है, अब आइए अगली रचना हम लोग देखते हैं प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम, इसके लेखक हैं लक्ष्मीधर या विद्याधर। समय 13वीं सदी। प्राकृत पैंगलम 13वीं सदी का लिखा गया ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? लक्ष्मीधर या विद्याधर। अब देखिए यह ग्रंथ, इसमें छंदों की चर्चा की गई है। यहां से भी प्रश्न आता है कि किस ग्रंथ में छंदों का अनुशासन है? तो प्राकृत पैंगलम में छंदों पे जो है लिखा गया यह ग्रंथ है जिसके लेखक लक्ष्मीधर या विद्याधर हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी नेट में क्रम बनाने के लिए भी आ जाता है। राउरवेल युक्त प्रकरण, प्राकृत पैंगलम, वर्ण रत्नाकर एक क्रम बनाने के लिए देता है। तो राउरवेल 11वीं सदी की रचना, उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी की रचना है और प्राकृत पैंगलम 13वीं सदी की
रचना है। वर्ण रत्नाकर अगली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। आइए इसको देखते हैं। वर्ण रत्नाकर यह ज्योतिरीश्वर ठाकुर की लिखी गई पुस्तक है। किसकी? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर ये 14वीं सदी की गद्य पुस्तक है। इसके लेखक कौन हैं? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ये किसकी पुस्तक है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की पुस्तक है। यह शब्दकोश है। पूछा जाता है कि आजकाल का कौन सा ग्रंथ शब्दकोश है, तो वर्ण रत्नाकर। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके बारे में लिखते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि यह शब्दकोश है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि इसमें मैथिल का प्रथम प्रयोग मिलता है। मैथिल भाषा का प्रथम प्रयोग मैथिल भाषा का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? वर्ण रत्नाकर में। तीसरी विशेषता इसकी है कि इसमें अवहट्ठ का प्रथम प्रयोग मिलता है। इसमें जो है अवहट्ठ भाषा का भी जो है प्रथम प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो ये थी आजकालीन गद्य की 4 पुस्तकें, जहां से बराबर एक प्रश्न यहां से अनिवार्यतः एक प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ण रत्नाकर कौन लिखा? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। उक्त व्यक्ति प्रकरण कौन लिखा? दामोदर शर्मा। प्राकृत पेंडुलम कौन लिखा? लक्ष्मीधर या विद्याधर। राउरवेल कौन लिखा? तो रोड़ा कवि। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसे आदिकाल के अंतर्गत कुछ श्रृंगारिक काव्य भी लिखे गए। आइए हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आदिकालीन श्रृंगारिक काव्य। वैसे तो आदिकाल में वीरगाथात्मक ग्रंथ ज्यादा देखे गए, लेकिन जब आप लौकिक साहित्य की चर्चा करेंगे तो लौकिक साहित्य के अंदर कुछ श्रृंगारिक काव्य भी देखने को मिलते हैं। आदिकालीन श्रृंगारिक काव्य। इसमें पहला काव्य है संदेश रासग। संदेश रासग। इसके लेखक हैं अब्दुल रहमान। इसके लेखक कौन है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम मुसलमान कवि माना गया। अब्दुल रहमान हिंदी का प्रथम मुसलमान कवि है। ठीक है, यह खंड काव्य है। संदेश रासग कैसी पुस्तक है? तो संदेश रासग एक खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा है। यह भी प्रश्न आ चुका है कि किस ग्रंथ में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा है? तो संदेश रासग में। संदेश रासग खंड काव्य है। इसका लेखक अब्दुल रहमान है और अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम मुसलमान कवि माना जाता है तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे हिंदी का पहला कवि भी मानते हैं।
मैं आपको बता चुका हूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माने। इसको भी याद रखिएगा कि विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा किसमें है, तो संदेश रासग में। अब अगला ग्रंथ हम लोग देखते हैं ढोला मारूरा दूहा। ये अगली पुस्तक है ढोला मारूरा दूहा। इसका लेखक है कल्लोल कवि। क्या नाम है? कल्लोल कवि। इस ग्रंथ में कछवाहा वंश के राजा थे, उनका पुत्र ढोला तथा पुंगल देश की राजकुमारी मालवरी का इसमें प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है। इसका नायक कौन है ढोला मारूरा दूहा का? ढोला तथा मालवरी के प्रणय की कथा है। मालवरी, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी नायिका भी पूछ लेता है कि मालवरी किस काव्य की नायिका है, तो ढोला मारूरा दूहा। इसका लेखक कौन है? कल्लोल कवि। उसी प्रकार विक्रमपुर की वियोगिनी कहां मिलती है, तो संदेश रासग की नायिका कौन है? विक्रमपुर की वियोगिनी। अब आइए अगली रचना हम लोग देखते हैं कुवलय माला। अगली पुस्तक है कुवलय माला। कुवलय माला, कुवलय माला। इसका लेखक है उद्योतन सूरि। समय इसका है 9वीं सदी। उद्योतन सूरि इसका लेखक है और समय इसका क्या है? 9वीं सदी। अब इसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं की चर्चा की गई है। किसकी? कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं की चर्चा है इसमें। तो ये प्रश्न बार बार आया है कि किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं की चर्चा है, तो कुवलय माला ग्रंथ में जो है कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं की चर्चा मिलती है। तो ये था आदिकालीन गद्य और आदिकालीन श्रृंगारिक काव्य। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फुटकल, आदिकालीन फुटकल रचनाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लौकिक साहित्य में जब आप जाएंगे तो उसमें फुटकल कोटि में जिन कवियों को रखे हैं उसमें आते हैं विद्यापति और अमीर खुसरो। तो इन दोनों पे चर्चा हम अगले वीडियो पे करेंगे। आप लोगों को यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।